आज के टाइम पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लोग बाहर का बहुत खा रहे हैं। You know that we have two brain in our body. हाँ, मैंने Gut सुना is, है ये। Yes, gut Yes, is yes. also known as second brain of our system. जैसा कि आपने बताया कि लोग बाहर का खाना खाते हैं, कुछ लोग की तो मजबूरी ही है। Right. टियर 2 सिटी से लोग आते हैं बड़े शहरों में काम करने के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी गट हेल्थ को मेंटेन रखना। आज के टाइम पे पोल्यूशन तो समझिए कि बहुत ही बुरा हाल हो गया है। एवरी सिटी यू गो, कैसे टाइप के पेशेंट्स आपके पास जो आ रहे हैं जब से ये AQI ज़्यादा बढ़ा हुआ है? AQI की वजह से तो एक तो रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। रेस्पिरेटरी में अस्थमा, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। COPD इज़ वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा, उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाता है किसी भी चीज़ से, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कल ही मेरे पास एक पेशेंट है, तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे जब मैं सांस ले रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरी लंग्स तक सांस ही नहीं जा रही है। शी वॉज इन पैनिक स्टेट ऑफ हर माइंड। मैंने उनको बोला पहली चीज़, आपकी लंग्स बिल्कुल ठीक है, कोई वीजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ योर एंजाइटी विच इज़ मेकिंग यू फील सो। PCOD, जी जी, विच इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन आज के टाइम पे। इसका क्या कॉमन कॉज है और इज इट ट्रीटेबल? PCOD इज ट्रीटेबल बिकॉज इज लाइफस्टाइल इशू। इसको PCOD इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत शुरुआती दौर की परेशानी है। अगर कोई लड़की एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक है, ओवरली एंशियस माइंड है, कुछ बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस को शरीर के अंदर। और अगर आप होम्योपैथिक हेल्प लेते हो ना, तो ये प्रोसेस आसान हो जाता है। आज के टाइम पर हम नोटिस कर रहे हैं कि लोगों को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कभी हेयर फॉल इश्यूज़ है, कभी इम्यून बहुत वीक है, कभी सर्दी खांसी ज़ुकाम। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्या ये सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या पोल्यूशन है उस वजह से है, या फिर हमारी बॉडी कुछ ऐसे चेंजेस के थ्रू जा रही है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, या हमारा पीने का पानी अच्छा नहीं है, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमें सूट नहीं हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता। हम उसे हमारी लाइफ में रूटीन बना लेते कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाल गिर रहे हैं, गिरने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के जवाब और डीपली जानने के लिए हमने आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो हर एक चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है और उसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है, उसके डेप्थ में जाके प्रॉब्लम को अंदर से सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ है आज डॉक्टर रूपम। डॉक्टर रूपम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो एंड मच। हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं और ये क्या शुरुआत हुई, आपने कुछ अपने बारे में बताइए। बेसिकली मैं गुड़गांव में सिचुएटेड हूँ। मेरा जो क्लिनिक है दैट इज़ इन सेक्टर 46 गुड़गांव। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 10 years हेयर इन गुड़गांव। ओके। और आई एम अ क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन। क्लासिकल का मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर हैनीमैन की साइंस है उसमें कोई भी, इट इज़ नॉट लाइक कि क्लासिकल का मतलब ये है कि बहुत पुरानी साइंस और ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन ने जो रियल होम्योपैथी डिस्कवर की थी, वी आर practicing that only. So we are not adulterating it with anything else कि sometimes क्या होता है कि पेशेंट को जो चाहिए और ट्रीटमेंट का जो मेथड है हो सकता है कि वो मैच ना हो। यानी कि अगर आप आए हैं और यू वांट अ सोल्यूशन, कंप्लीटली परमानेंट सोल्यूशन फॉर योर इश्यूज, बट ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको बोला कि आपकी ये प्रॉब्लम 100% ठीक नहीं हो सकती, इट कैन रिमेन लाइफ लॉन्ग। तो यू माइट गेट सम काइंड ऑफ सेटबैक हो सकता है आपको कि ये क्या मैम बोल रही हैं, हम तो यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन के लिए आ रहे हैं, मैम ये कैसे बोल रही हैं कि ये परेशानी आपके साथ रह सकती है। क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, पर सच्चाई जो होती है ना, वो अगर आपको शुरू में पता लग जाए, किसी भी बीमारी का रियलाइजेशन हो जाए कि ये परेशानी ठीक हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, अगर ठीक हो सकती है तो हाउ लॉन्ग इट कैन टेक टाइम टू टेक क्योर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड यू फर्स्ट। क्योंकि हर बीमारी के ना बहुत सारे कारण हैं आजकल, और अगर किसी का कोई कारण नहीं निकल पाता तो ये बोल देते हैं इडियोपैथिक कॉज है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि वो एग्जैक्ट कॉज नहीं निकल पाता है कि ये बीमारी इस वजह से हो रही है। क्योंकि मल्टी फैक्टोरल चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम को जाके असर डाल रही हैं। तो कॉजेशंस आर सो डिफरेंट एंड सो वेरीड, वी कैन नॉट ब्लेम कि यार इस चीज़ को करने से ही मुझे ऐसा हुआ है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको सही सलाह दे रहे हैं, राइट टाइम पे राइट एजुकेशन दे
दे रहे हैं तो उसको समझना इज व्हाट क्लासिकल होम्योपैथी टेल्स अस। तो वो कोई रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हैं क्लासिकल होम्योपैथ, वो स्ट्रेट आपको सही सलाह देते हैं, समझाते हैं कि भाई ये बीमारी है, इसके पीछे के ये कारण हैं, और अच्छा। अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे तभी जाके परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अगर किसी डॉक्टर ने बताया है कि किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के लिए कि दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो हैव पेशेंस, क्योंकि आपका पेशेंस ही आपकी बीमारी को क्योर तक लेके जाएगा। राइट। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आप कैसे करते हैं। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे आज के टाइम पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लोग बाहर का बहुत खा रहे हैं, जी ठीक जी। है? कुछ भी खा लिया और फिर हो जाता है डाइजेशन की प्रॉब्लम। इट स्टार्ट्स कि खा लिया, अब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अब करे क्यों? एंड देन ये ऐसे हो जाता है कि आपकी रूटीन में आ जाता है कि रोज़ ही एसिडिटी हो रही है, हार्टबर्न हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेशन के साथ आता है कॉन्स्टिपेशन। जी दिस इज़ जी। ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है? तो ये क्या प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है और ये आप पेशेंट को कैसे समझाते हैं? लाइक व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर बिहाइंड इट? एक्चुअली क्या हो रहा है दीज डेज, जैसा कि आपने बताया कि लोग बाहर का खाना खाते हैं, कुछ लोग की तो मजबूरी ही है। राइट। टीयर टू सिटी से लोग आते हैं बड़े शहरों हुँ। में काम करने के लिए। अब जब वो काम कर रहे हैं बट उनको रहना तो पीजीज में पड़ता है, तो उनकी मजबूरी हो हुँ, जाती है टू हुँ। हैव आउटसाइड फूड। हुँ, अच्छा, हुँ। दे आर नॉट सेइंग कि कोई अलग से वो बर्गर पिज्जाज इस तरीके का जंक खा रहे हुँ, हैं, बट हुँ। द क्वालिटी ऑफ फूड एब्सोल्युटली इज नॉट दैट नॉट मच ओके यस। जो आपको घर में मिलेगा। हुँ। क्योंकि घर में इफ यू वांट टू कुक, तो आप इधर देसी घी यूज़ कर रहे हो या आप एक प्योरेस्ट फॉर्म का रिफाइंड ऑयल कुछ यूज़। कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर रहे हो, या आप किसी भी तरीके का हुँ, बहुत हुँ, हुँ। अच्छे से अच्छा तेल यूज़ कर सकते हो। हुँ, बट वी हुँ। आर नॉट श्योर द क्वालिटी ऑफ द ऑयल विच वी आर गेटिंग इन आर पीजीज हुँ, और हुँ। इन एनीवेयर हुँ, आउटसाइड हुँ, अ हुँ। होम। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी गट हेल्थ को मेंटेन रखना। हुँ, अच्छा, हुँ, गट हुँ। हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है टू नो दिस वेरी फैक्ट कि गट इज लिंक्ड विद योर माइंड। डू यू नो दैट वी अच्छा। हैव टू ब्रेन इन आवर बॉडी? हाँ, मैंने Gut सुना है is, ये। yes, gut येस, is येस। also known as second brain of our system. Second अच्छा, brain क्यों बोलते हैं? क्योंकि gut में भी न्यूरॉन्स मिलते हैं। ओके। यस। तो होता ये है कि मेंटल हेल्थ एंड गट हेल्थ इज क्वाइट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम इन आवर हुँ, 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 सिस्टम, हुँ, हुँ। इन आवर बॉडी। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, आपकी जो इंटेस्टीन है, दैट इज लार्ज इंटेस्टीन आई एम हुँ, हुँ, टॉकिंग हुँ। अबाउट, उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं। अच्छा, राइट, यस, वो हाँ। उसको बोलते हैं गट माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोम बेसिकली। हुँ, हुँ। अब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन व्हाटएवर वी आर ईटिंग, ईटिंग, जो हाँ, न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी वो है। हमारी एक तरीके से गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल राइट, होते हैं, ऑर्गेनिज्म है। राइट। अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब कैसे होते हैं? एक्सेसिव स्मोकिंग से, अल्कोहल से, जंक फूड से, एज यू टोल्ड, हुँ, हुँ। so many other factors. जैसे poor sleep can also disrupt our अच्छा, र gut गट म हाँ, microbiota. So अच्छा। what actually happens, या बहुत excessive stress लेने से, अच्छा, वो तो आजकल की स्ट्रेस का, लाइफ़स्टाइल में स्ट्रेस तो बहुत कॉमन हो गई ये चीज़। एब्सोल्युटली। बट क्या होता है कि अगर किसी से पूछो कि कोई स्ट्रेसर है, कोई ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रही है, तो नोबडी वुड एक्सेप्ट इट, या बिकॉज दीज डेज स्ट्रेस हैज बिकम पार्ट ऑफ अस। हम हाँ। सुबह उठने से लेकर रात तक इतनी सारी स्ट्रेसर्स के थ्रू गुजरते हैं, और हुँ। स्ट्रेसर्स हैं हमारी ज़िंदगी में। हुँ, हुँ। चाहे वो मेट्रो पकड़ने से लेकर, आपको टाइम पे पहुंचने से लेकर, राइट। कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो हुँ। हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही एक्चुअली रह रहे हैं। तो हो क्या रहा है हमारी, इसको समझने के लिए कि क्यों हम जब हम इमोशंस जब हमारे अफेक्ट होते हैं, तो हमारी गट भी अफेक्ट होती है। इसका मतलब हुँ। जो लोग बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, आमतौर पे उन पे देखा जाता है कि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है। हुँ। या तो उनको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, या उनको डायरिया या आईबीएस काइंड ऑफ सिम्टम, आईबीएस इज इरिटेबल बाउल येस, सिंड्रोम, देखने या को मिलता है। होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक नर्वस सिस्टम है, वी हुँ। ऑल नो हुँ, दैट। हुँ, हुँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, एक हुँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक हुँ, नर्वस हुँ। सिस्टम। तो जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी फियर
स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हो, हम्म, ऑल ऑफ अ सडन अगर इस रूम में हम बैठे हुए हैं और एकदम से कुछ आ जाता है तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। हम्म, हो सकता है हमें पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारा बीपी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लाइव्स। हम्म, ये भगवान ने हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए सिस्टम दिया हुआ है कि जब भी हम कोई ऐसा थ्रेट हमारी बॉडी महसूस करेगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ हार्मोनल कुछ हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, जैसे कि कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, जो हमारे फियर फ्राइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता हम्म, है। अब चूंकि जैसे मैंने आपको बताया, stress has become part of us and our day-to-day life, तो our हम्म, lifestyle is so stressed out these days because of which हम उस persistent state में ही रहने लग गए हैं। हम्म, तो जो चीज़ एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए गॉड ने बिल्ट की थी हमारे सिस्टम के अंदर, वो हमारा पार्ट बन पार्ट गया बन है। गया है। हम रिलैक्स्ड ही नहीं हैं। हम्म, हम अलार्म से उठ रहे हैं, वी आर नॉट, हम उठने के बाद जस्ट हमारे पास टू डू लिस्ट तैयार है कि ये करना, ये करना, ये कर, मेल की बम्बार्डिंग है, हम बहुत सारी टास्क हैं जो दिन भर में हमें हमें करने करने हैं, हैं। हाँ, तो वी आर नॉट टेकिंग एक्चुअली मी टाइम, विच जो इज़ हमें वॉट होना चाहिए। मेकिंग अस मोर सिक। या, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट होने के कारण इट इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो अब एक हार्मोन गड़बड़ हुआ तो दैट विल लीड टू अनदर हार्मोन हम्म, इम्बैलेंसेस। हम्म, और होता ये है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरली एक्टिवेट हो गया तो जो गट है, वो वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, और जो माइक्रोबायोम आपको मैंने बताया था हम्म, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है तो जो हम खा रहे हैं वो सही से एसिमिलेट ही नहीं होता। होता ये है कि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है शरीर के अंदर, तो जो सारा सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट पे चला जाता है, हमारे मसल्स की तरफ चला जाता है। तो आंतों की तरफ मीन्स इंटेस्टीन की तरफ जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो वो बहुत कम हो जाता है, ओके, क्योंकि उस टाइम पे जब है ही सर्वाइवल नहीं, का बात है तो वहाँ राइट, पे डाइजेशन कोई प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी नहीं नहीं होता है, है, राइट, हमारा सर्वाइवल प्रायोरिटी पे होता है, जिसकी वजह से blood flow towards the intestine becomes very low and very it reduced to a certain extent कि अब हमें परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। चाहे वो हमें अब किसी भी फॉर्म में निकल सकती है, इट कुड बी लाइक कि या तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या फिर दोनों चीज़ें एक तरीके से ऑल्टरनेटिवली हो रही हैं। जी सो कॉन्स्टिपेशन का ऐसा हो गया कि आजकल तो जो होते हैं लोग रूटीन में बना लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो हमारी लाइफस्टाइल बन गई जी है। जी अब जो खा रहे हैं वो हमें कॉन्स्टिपेशन होना ही है, दवाई लो और नॉर्मल उसमें आ जाओ। जी सो इज़ इट अ गुड थिंग, हाउ डू यू लाइक आपके जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, अब उनको कैसे बताते हैं कि हैविंग कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल नहीं है, उसको जी लाइक जी ट्रीट इट एज कोई बीमारी, नॉट एज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आप कैसे उनको ये जी, समझाएंगे? कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट अ बीमारी, ये बात अच्छा, सच है, ठीक है, इट्स अ सिम्पटम। राइट, सिम्पटम राइट, क्या हाँ, है? इट्स अ ये सिम्पटम लाइक इंडिकेटिव जी। है कि हमारा गट हेल्थ इज़ नॉट प्रॉपर। हुँ, होता क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी गट हेल्थ पुअर है? अगर आपको चाय, कॉफ़ी पीने के बाद ही टॉयलेट जाना पड़ रहा है, यू आर गोइंग टू पास योर स्टूल ओके। आफ्टर ओनली आफ्टर हैविंग टी, कॉफी, हुँ, हुँ, इट्स इंडिकेटिव कि आपको नॉर्मल जो नेचुरल अर्ज है टू पास योर स्टूल और हुँ, टू एक्सक्रीट वॉट एवर वॉज काइंड ऑफ टॉक्सिन टू आवर सिस्टम, तो हुँ, वो एक इंडिकेटिव है कि अगर हुँ, आप पानी पी करके सुबह उठ के आपको नेचुरल अर्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है। ओके। अच्छा, क्या होता है, जो इंटेस्टीन है उसमें मोमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। हुँ, वो हेल्प करते हैं, इट्स अ मस्कुलर मूवमेंट्स, ओके, टू ओके। इस तरीके से हाँ जी, हाँ वेव जी, हाँ फॉर्म जी। में मूवमेंट्स होते हैं जो कि एक्सपेल करता है हमारा एक्सक्रीटा टुवर्ड्स एनस, एंड वहां से वो रिलीज आउट होता है। हुँ, When it becomes sluggish, it causes constipation. अच्छा। It could happen अगर आपने डाइट में फाइबर इनफ नहीं लिया, आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड नहीं हुँ, है, हुँ, आप एक्सेस कैफीन का इंटेक कर रहे हो, इधर अल्कोहल ज़्यादा आप लेते हो, कुछ भी, या फिर आपकी नींद सही से नहीं हुई, आप रात में सही से टाइमली सोते नहीं, और सोने के बाद भी जो जो स्लीप है दैट इज़ नॉट योर, बिकॉज जब आप सोते हो ना आपके अंदर से हीलिंग हॉर्मोन्स रिलीज होते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, दैट हेल्प्स अस इन डाइजेशन। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप 2-3 रात लगातार जग लो, यू माइट फील एसिडिटी काइंड ऑफ सिम्टम, राइट। हार्ट बर्न होने लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पे जल रहा है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ जो होता है ना लाइफस्टाइल में जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे गट को अफेक्ट करते ही करते हैं। तो जिसको भी चाहिए कि आपका गट
इम्प्रूव्ड रहे, मतलब वो हेल्दी हेल्दी रहे, रहे। तो टाइम पे सोना इज इम्पॉर्टेंट, इट्स ए इक्वली इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्या होता है these days आई एम गेटिंग पेशेंट्स, वो बोलते हैं कि मैम हम जिम जाते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, सब कुछ हम वो कर रहे हैं, जंक भी नहीं हाँ, खाते, जो एक फाइबर हेल्दी भी अच्छा हेल्दी ले के रहे लिए। हैं, हाँ। बट डिस्पाइट हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा। वाई हुँ, कॉन्स्टिपेशन इज दैट? तो मैं बोलती हूँ आपका नींद कैसा है? तो बोलते मैम नींद बहुत डिस्टर्ब है, अच्छा। हमारी इतनी लाइट स्लीप है कि अगर कोई बाहर से भी चल के जा रहा होगा या हल्का सा हुँ, भी कुछ हुँ। गिरेगा, वी जस्ट वेक अप। हाँ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हेल्थ के लिए डोंट थिंक कि आपने एक पैरामीटर पे बहुत अच्छा काम किया, हुँ, इट्स लाइक अ ट्राईपॉड जिसमें न्यूट्रिशन है, गुड स्लीप है एंड फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये अच्छा। तीनों जब एक बैलेंस में होगा तब जाके आपको हुँ, हुँ, हेल्थ का हुँ। रिस्टोरेशन होगा। तो जैसे हम समझते हैं कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये प्रॉब्लम बॉडी में है, तो इसके बारे में लोगों को क्या समझना चाहिए कि व्हेन इज़ अ चेक पॉइंट कि ये हमारा चेक पॉइंट है, बस इसके बाद हमें ध्यान देना ही है, अदरवाइज़ हेल्थ और ख़राब हो सकती है। तो ये गाइड कैसे करते हो कि ये बस इससे ज़्यादा मत होने देना एंड नाउ यू हैव टू बी केयरफुल? आजकल दीज डेज पता है व्हाट आई हैव नोटिस कि गट हेल्थ और ज़्यादा खराब क्यों हो रही है, क्योंकि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो कैन लीड टू पुअर गट हेल्थ। अच्छा। होता यह है कि एंटीबायोटिक्स क्या करता है, वो बैक्टीरियाज को मारता है, हुँ। इट्स एंटीबायोटिक थिंग। हुँ। अब उसको तो नहीं पता कि विच इज व्हिच इज़ गुड गुड, व्हिच विच इज़ इज बैड। नॉट गुड, तो जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पूरा जो इंटेस्टिनल जो हमारा गट फ्लोर है वही एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, एंड हुँ। बिकॉज ऑफ विच वी स्टार्ट डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो ये एडवाइजेबल होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसके साथ प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का ध्यान रखा जाए। प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स, वो हेल्प करेगा। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? वो लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें दही में भी मिलते हैं, नो, राइट, राइट। हाँ जी, हाँ, लैक्टोबैसिलाइज हाँ। बेसिकली, जो हमारे गट की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कोशिश की जाए कि अगर हम इस तरीके की किसी भी ड्रग का यूज कर रहे हैं जिसके बाद हम हमें डाइजेशन में इश्यूज हो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अच्छा, कॉन्स्टिपेशन ना बहुत सारी चीज़ों को एक प्राइमरी स्टेज है, जैसे हुँ। कि वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स ऑफ फिशर्स, हुँ, हुँ। वी डील विद पेशेंट्स ऑफ हेमरॉइड्स, फिस्चुला। तो उनके पीछे मोटा मोटा निकल के ये आता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डायरिया वाले पेशेंट्स को भी फिशर्स हो जाते हैं, डायरिया वाले पेशेंट्स को भी हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स होने की हुँ, संभावना हुँ। रहती है, बट ये माना जाता है और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या उनको पॉटी करते में बहुत स्ट्रेन करना पड़ रहा हुँ, है, हुँ। ब्लीडिंग हो रही है, कट्स लग रहे हैं, एनल सूजन हो रही है, जो जो स्टूल डेफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल है, वो ईज पेनफुल है। में नहीं है। हुँ। तो वहाँ पे हमें दैट इज अलार्मिंग पॉइंट कि अब हमें रुक करके इधर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या हमें खुद की लाइफस्टाइल एंड डाइट में मॉडिफाई करना ही करना चाहिए, क्योंकि वन प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। इट कुड स्टार्ट विद ओनली एनल स्वेलिंग और कट्स लग गए जिसकी वजह से चुभने वाला पेन आता है, दैट इज नोन एज प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन, या फिर ब्लीडिंग हो जाती है अगर कट लग जाते हैं, रेक्टल वेन्स का बाहर आ जाना, हेमरॉइड जिसे बोलते हैं, पाइल्स हो जाते हैं। तो वो एक बहुत अलग ऑल टुगेदर एक ऐसी परेशानी है जिसको हमें सॉल्व करना ही करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं गट हेल्थ एंड हमारी स्किन, ठीक है? ये हमारी इम्यून से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कनेक्शन है कि गट से ये बोलते हैं कि अगर आपका गट क्लीन है तो आपका फेस भी ग्लो होगा। जी जी। जी, सो व्हाट हाउ इज़ इट कनेक्टेड एंड कैसे हमारी इम्यून को ये और स्ट्रॉन्ग बनाता है और क्या होता है इसका? देखिए आजकल जो बीमारियां हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो गट से रिलेटेड हो, पहले के ज़माने में माना जाता था कि ये पर्टिकुलर पार्ट अफेक्टेड है, हुँ, कि हुँ। अगर स्किन है तो सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम है। बट आजकल क्या हो रहा है कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट में हुँ, हुँ। हमें हर चीज़ कंसीडर करनी पड़ती है वाइल हुँ। ट्रीटिंग पेशेंट्स, क्योंकि एक बीमारी के कई कारण हैं और मैंने आपको बताया कि गट एंड हेल्थ, जैसे गट और माइंड रिलेटेड टू ईच अदर है, ऐसे ही गट और स्किन भी होती है। क्या होता है कि अगर आपकी गट की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सर्कुलेशन में, मेन स्ट्रीम सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस आर देयर कि स्किन में भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, आजकल बड़ा कॉमन ये चीज़ चल गई है, एवरीबडी इज़ गेटिंग अवेयर अबाउट द फैक्ट कि लीकी गट कैन लीड टू सोराइसिस काइंड ऑफ सिम्टम ऑन द स्किन। राइट, हाँ, इसके बारे में थोड़ा जी हमारे जी जी। व्यूअर्स को बताइए बिकॉज़ आई थिंक सोरायसिस हर एज
एक एज ग्रुप में हो रहा है, हम्म। व्हिच वाज़ नॉट वेरी कॉमन इन प्रीवियस टाइम्स। या इट्स अ ऑटोइम्यून कंडीशन। सोराइसिस में बेसिकली क्या होता है, सोराइसिस को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, स्किन सेल टर्नओवर टाइम होता है हमारे सेल्स का, हुँ, हुँ। जिसमें क्या होता है कि आमतौर पे इट इज़ 28 डेज मोस्टली। नीचे से जो स्किन सेल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, और इट टेक्स अराउंड 28 डेज इन अ हेल्दी ह्यूमन टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो फिर क्या होता है, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ सेल्स आते हैं ऊपर, उसके बाद वो एक्सफोलिएट हो जाते हैं, खुद खुद ब खुद हुँ, एक्सफोलिएट हो जाते हैं। ये एक स्किन का प्रोसेस है। हुँ। अब स्किन सेल टर्नओवर टाइम जो सोराइटिक पेशेंट में होता है वो बहुत कम हो जाता है। इट कुड रेंज बिटवीन 3 to 7। तो होता है अच्छा। नीचे से स्किन सेल्स जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ आने लगते हैं। जब वो इतनी जल्दी जल्दी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर स्किन पे एक डेड सेल्स इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि उतनी जल्दी वो एक्सफोलिएट तो हो नहीं पाते हैं। जी, जी। तो स्किन पे एक रेड कलर का प्लाक सा देखने को मिलता है, और वहाँ से स्केल्स, डेड जो वाइट सिल्वरी स्केल्स झड़ने लगते हैं, हुँ, जिसको हुँ। बोलते हैं ऐसा लगता है स्किन से डेंड्रफ सा उतर रहा है। ओके। तो दिस इज व्हाट द सोराइसिस इज। अब इट्स ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी इम्यूनिटी ही आपके हेल्दी सेल स्किन सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर हुँ, देती है। हुँ। दिस इज व्हाट द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज ऑल अबाउट। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब भी शरीर के अंदर किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी आपकी जो गट लाइनिंग है वो बहुत थिन हो गई है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो मेन स्ट्रीम में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो ब्लड मेन स्ट्रीम में आना स्टार्ट हो जाता है, इट कुड कॉज इन्फ्लेमेशन। तो हुँ। इन्फ्लेमेटरी साइंस ओवर द स्किन देखने को ज़्यादा मिलने लगता है, जिसकी वजह से हेयर एंड देयर आपको प्लाक्स देखने को आएंगे। आप मैनी टाइम्स क्या होता है कि सोराइसिस ज़रूरी नहीं है पूरा जर्नलाइज्ड ही हो। हुँ, हुँ। आमतौर पे क्या होता है कि वो एल्बोज पे देखने को मिलता है, नी पे देखने को मिलता है, जहाँ जहाँ मेजर बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे देखने को अच्छा। ज़्यादातर इस तरीके के पैचेस देखने को मिलते हैं। कभी कभी सिर्फ स्कैल्प का सोराइसिस होता है। समटाइम ओके। पेशेंट्स आते हैं, उनको लगता है उनको बहुत डेंड्रफ हुआ है। हुँ, हुँ। जब मैं उनको चेक करती हूँ तो हमें पता लगता है कि नहीं, इट्स नॉट अ डेंड्रफ, इट इज़ समथिंग विच इज़ डीपर देन डेंड्रफ। तो हम हुँ, उनको बताते हैं कि नहीं, इट कुड बी अ सोराइटिक सम काइंड ऑफ पैचेस। तो हुँ, अगर अब वो स्किन का फिर वो उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है बायोप्सी के दौरान कि भाई ये स्किन की सोराइसिस कंडीशन है जिससे वो जूझ रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इस कंडीशन में अगर हम कोई भी टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, वो हमें हेल्प नहीं करता है। चाहे आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी सिरम्स वगैरह स्कैल्प पे लगा लीजिए, क्योंकि ये एक डीपर इशू है। तो उसको परमानेंट सोल्यूशन उसका निकालने के लिए आपको हुँ, इंसान को समझकर, उसके जेनेटिक को समझकर, क्योंकि ये परेशानियाँ जनरेशनल चल रही होती हैं। 100% है कि आपके घर में किसी ना किसी को सोराइसिस या उससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी रही होगी, जिसकी वजह से आज ये बच्चा या आज आप ये मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं। तो इट हैज़ बिकम सो कॉमन। एंड आफ्टर कोविड जो मैंने देखा है, वैक्सीनेशन हुए हैं। हुँ, हुँ। वैक्सीनेशन क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली बात, इम्यून सेल्स को वो करते हैं, आपको इम्यूनिटी देते हैं। तो इट इज़ नॉट कि आपकी इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, ऑटोइम्यून में एक्सेजरेट हो जाती है। मतलब अच्छा। अब आपकी इम्यून सेल इतने ज़्यादा ओवरली एक्टिवेट हो जाते हैं कि अब आपके वो हेल्दी सेल्स को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो जैसे आपने हेयर फॉल की बात की, जैसे ये हेयर फॉल इज़ लाइक अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम आज के टाइम पे। तो ये हाँ, इम्यून से रिलेटेड है या इट इज़ समथिंग एल्स जो हमें लाइक पानी अच्छा ना हो या पॉल्यूशन है, या आज के टाइम में हम जो देख रहे हैं कि एवरीवेयर एक्यूआई इतना ज़्यादा गिरा हुआ है। जी, जी। जी, तो इज़ इट बिकॉज़ ऑफ दैट कि ये ऑटोइम्यून का है? तो थोड़ा वो डिफरेंशिएट करके बताएँगे, जैसे एक्जिमा हो गया या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गई। जी, जी, ये जी। सब चीज़ें क्या है जो एक कॉमन पर्सन को कैसे समझे वो कि मुझे एक्चुअली में हुआ क्या, मेरे बाल क्यों गिरे? हम लाइक सुबह हम मिरर में जाके देखते हैं, बाल बनाते, इतने सारे बाल गिर गए। देखिए, हेयर शेडिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। क्या होता है कि हेयर की साइकिल होती है, उसके 3 फेजेस होते हैं। एक होता है एनोजन फेज, विच इज़ नोन एज ग्रोथ फेज। सेकेंड वन इज़ कैटाजेनिक फेज। उसमें क्या होता है, वो एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन फेज होता है। एंड थर्ड वन इज टिलोजेनिक फेज। हुँ, हुँ। टिलोजेनिक फेज इज अ श्रेडिंग फेज। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, हमारे सबके 80 to 90%, 85 to 90% जो हेयर होते हैं वो एनोजेनिक फेज में रहते हैं, हेल्दी हेयर। और हुँ, उसका जो ड्यूरेशन रहता है, दैट कुड रेंज बिटवीन लाइक 3 year to 6 years। हुँ। सेकेंड जो फेज होता है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन फेज में ये होता है ग्रोथ वाला फेज, जिसमें हेयर फॉलिकल से बाल उगते हैं।
दूसरा फेज होता है उसमें व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ट्रांजिशन वाला फेज जो मैंने आपको बताया, कैटाजेनिक फेज, उसमें जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं और वो ब्लड सप्लाई से डिटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसके बाद वो शेडो के गिरते हैं। तो शेडो के गिरने के प्रोसेस वाले जो फेज है उसको बोलते हैं टेलोजन। अब होता ये है कि समटाइम्स आपने भी देखा होगा कि जब आप एक्यूटली किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो, या डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, एनी काइंड ऑफ इलनेस आपको एकदम सडन बीमार कर गई, जब आप रिकवरी फेज में होते हो आपके बहुत सारे बाल झड़ते हैं, उसको बोलते हैं टिलोजेनिक एफ्लूवियम। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होते हैं, हालांकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ऐसे मैसिव हेयर फॉल देखने को मिलता है, बट इट इज़ नॉट कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ये 100% ट्रीटेबल होता है, मैनी टाइम्स बॉडी खुद से रिकवर कर लेती है, बट समटाइम्स अगर आपको लग रहा है कि रिकवरी बहुत स्लो है, अच्छे पेस पे नहीं चल रही है, तो फिर डेफिनेटली आपको होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि वी हैव एन नंबर ऑफ मेडिसिन जो इस कंडीशन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्योर कर देती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि एवरी डे 50 to 100 स्ट्रैंड ऑफ हेयर शेड होते ही होते हैं और बॉडी उसको एक तरीके से साइकिल, रीजनरेट कर या लेती है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है, जैसे एलोपेशिया एक जो काइंड ऑफ हेयर फॉल मैं आपको बता रही हूँ, उसमें क्या होता है, एलोपेशिया एंड एरियाटा कंडीशन है। एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, पैची हेयर लॉस। आपने देखा होगा वो बालों में एक सर्कुलर रिंग की शेप में अचानक से बाल चले जाते हैं। अब वो जब चले जाते हैं तो इट इज ऑल्सो एन ऑटोइम्यून कंडीशन, जैसे आपको बताया, सिमिलर टू सोराइसिस। होता ये है कि जो इम्यूनिटी है वो मिस्टेकनली हमारे ही हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट के बाल चले जाते हैं। उसमें अगर हम कुछ ऐसी अप्रोच करते हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि इट्स अ इम्यून ट्रिगर्ड रिस्पॉन्स ऑफ आवर सिस्टम, तो कोई भी ऐसी चीज अगर हम लगा रहे हैं और थिंकिंग दैट कि ये बाल उग जाएंगे, इट डजंट हैपन दैट वे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि 2020 के अराउंड मेरे पास एक बच्चा आता है, उसकी मदर वॉज वेरी वरीड। उन्होंने बताया कि मैम देखिए ये इसका पैच है, और एकदम से वो हाथ में बाल लेकर के आई थी, बहुत डरी हुई कंडीशन में। मैंने कहा ये क्या हुआ, आप परेशान मत हो, पैनिक मत हो, हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि मैम 6 महीने 7 महीने पहले इस बच्चे को एलोपेशिया एरियाटा डायग्नोस हुआ था, एंड हमने डर्मैट से इलाज कराया, उसमें कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए गए और बाल आ गए थे। आज मैं ऑयलिंग कर रही थी, एंड जैसे मैंने वहाँ पे तेल लगाया, हाथ में मेरे बाल आ गए। एंड जब माँ इस तरीके की कंडीशन बच्चे की देखती है तो लिटरली इट्स स्कैरी थिंग। हाँ, तो उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं नहीं आप परेशान मत हो, क्योंकि अब ऑलरेडी वो एलोपैथी ट्राई कर चुके थे, अब उनके पास ऑप्शन क्या था, होम्योपैथी का। एंड वो मेरे रेगुलर पेशेंट भी थे, तो उनको लाओ पूछ लेते हैं मैम से कि इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर एलोपेशिया ऑल्सो। तो मैंने कहा परेशान मत होइए, ये कंडीशन आराम से मैनेज हो जाएगी, और हम सिर्फ इंटरनल मेडिसिन से इसको क्योर करेंगे। क्योंकि देखिए जब बॉडी के अपने ही डिफेंस ने बाल झाड़े हैं, मतलब बाल गिराए हैं, तो ऑफ कोर्स हमें इम्यूनिटी को फिक्स करना पड़ेगा इन ऑर्डर कि बाल खुद से उगे। जब वो खुद से ग्रोन हेयर होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो दोबारा नहीं झड़ेंगे। वही हुआ, मैंने जो मेडिसिन दी एज पर द पर्सनालिटी एंड टोटलिटी ऑफ द पेशेंट, वो मेडिसिन से विद इन 3-4 मंथ्स बाल स्टार्ट हो गए उगना, और 6 मंथ में पूरा पैच भर गया था। और वो दिन है आज 2026 वी आर टॉकिंग, इट्स ऑलमोस्ट 6 years। वो परेशानी ना बच्चे को कभी हुई, ना उसका अदर मतलब कभी उसको कोई और पैच आया। तो ये जैसे हमने बात की हेयर जी फॉल की, और हेयर थिनिंग भी कुछ होता है, जी जी राइट, जो जी कॉमनली एज के बाद होना जी जी। स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज दैट, इज इट बिकॉज ऑफ पुअर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, देखिए या स्ट्रेस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज। ओके? These days I'm getting n number of patients of androgenetic alopecia, especially in female also। बहुत सारी फीमेल आती है, आपने देखा होगा इस वाले पोर्शन से उनके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, और बहुत वाइडेंड उनका वो देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि अ, या आप किसी हाइपोथायराइड, एक ऐसी बीमारी है जो ओवरऑल चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास अप्रोच कर रहा है तो वी जनरली आस्क कि आप ये टेस्ट करा के आइए। उसमें हो सकता है कि हम पीसीओडी से रिलेटेड टेस्ट कराएं, यानी हार्मोनल चेकअप्स कराएं। पीसीओडी प्रोफाइल टेस्ट हो सकता है, चाहे वो आयरन का टेस्ट करा सकते हैं, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी कुड आल्सो लीड इट। और दूसरी चीज़ ये है कि
हम सबसे पहली चीज़ उसको थायराइड का टेस्ट ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि हाइपोथायराइड कंडीशन में इस तरीके के एलोपेशियाज़ ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। ऑल्दो उसके बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं और इट कुड बी जेनेटिक ऑल्सो, क्योंकि लोग बताते हैं कि मैम मेरी मम्मा के भी ऐसे थे या मेरे फादर के ऐसे थे, जिसकी वजह से हमारे परिवार में ज़्यादातर लोगों के इसी तरीके का पैटर्न देखा जा रहा है। तो इन सारी जो पैरामीटर्स ऑफ द ब्लड, ये सब कंसीडर करके एज वेल एज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान कहाँ रह रहा है, उसके ज़िंदगी के क्या क्या प्रोबेबल स्ट्रेसर्स हैं और हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका स्लीप कैसा है, उसका स्टूल कैसा है, दीज आर ऑल द पैरामीटर्स, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे हम जब इलाज करते हैं इंसान का जेनेटिक के बेस पे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और बाल वहाँ पे उग आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोल्यूशन। हम्म, आज के टाइम पे पोल्यूशन तो समझिए कि बहुत ही बुरा हाल हो गया है। एवरी एवरी सिटी यू गो, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो AQI बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, व्हिच इज़ नॉट गुड। और केसेस भी हर तरफ आ रहे हैं कि बच्चों में, बड़ों में ब्रीदिंग इश्यूज़ है, अस्थमा हो गया है, वीज़िंग प्रॉब्लम। जी जी। तो ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जैसे पोल्यूशन क्या-क्या चीज़ों को ट्रिगर करता है, एंड कैसे टाइप के पेशेंट्स आपके पास जो आ रहे हैं जब से ये जी AQI ज़्यादा बढ़ा हुआ है? जी। एक्यूआई की वजह से तो एक तो रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत बढ़ गए जी। हैं। रेस्पिरेटरी में अस्थमा, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। सीओपीडी इज़ वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा, उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाता है किसी भी चीज़ से, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफ़र किससे कर रहे हैं? रिएक्टिव एयरवेज इशू से। रिएक्टिव एयरवेज का मतलब ये होता है आमतौर पे कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है कि अब वो हर छोटी छोटी चीज़ों से उनका इम्यून सिस्टम अफेक्ट कर जाता है। तो हुँ। होता ये है कि बच्चा बिल्कुल अपेरेंटली नॉर्मल बैठा था, सडन हवा लगी या वो बाहर गया, सो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 विच इज़ वेरी वेरी माइनर। तो क्या होता है कि इतनी छोटे से जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाते हैं और बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। अब सोचिए, इस तरीके का स्मोक हम दिन भर में इनहेल कर रहे हैं, बच्चा एक्सपोज्ड है, स्कूल जा रहा है, कितना मास्क लगा लेगा? तो राइट। वो पार्टिकुलेट मैटर्स एंटर हो ही जाते हैं, उसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो 100% ट्रिगर होता ही हुँ, होता हुँ, है। हुँ, हुँ। अच्छा, क्या होता है दीज डेज हमें ये भी शिकायत सुनने को मिल रही है कि मैम बलगम बहुत बन रहा है, मीन्स म्यूकस डिस्चार्जेस बहुत हो रहा है। अच्छा, म्यूकस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर डिफेंस सिस्टम। क्या होता है कि हमारी नोज में नेचुरल एसी फिट है, एयर अच्छा। कंडीशन फिट है, उसको बोलते हैं टर्बिनेट्स। जो टर्बिनेट्स हमारे नाक के अंदर होते हैं, वो करते क्या है, वो क्या करते हैं, जब हम ठंडी हवा को इनहेल करें या माना पॉल्यूटेड कोल्ड एयर को हमने इनहेल किया, अब उसकी वजह से जैसे ही वो नाक में जाती है, टर्बिनेट्स का काम होता है पहले उसको वार्म करते हैं और उसको मॉइस्ट करते हैं, हुँ, सो हुँ, दैट वो हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाए। हुँ, तो हुँ। अब सोचिए कि हम इस तरीके की जो इनहेल कर ही रहे हैं हवा, तो ये टर्बिनेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा दीज डेज लोगों को स्नोरिंग ज़्यादा हो रही है, राइट। बच्चों में स्नोरिंग देखी जा रही है, हुँ, अडल्ट्स में स्नोरिंग देखी जा रही है। जो लोग बाहर जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं इस पॉल्यूटेड एयर में, तो उनमें स्नोरिंग का वन ऑफ द लीडिंग कॉज कि उनके टर्बिनेट्स काफ़ी ज़्यादा सॉलन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी। ये चीज़ें देखने वाले, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, दैट इज नोज। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो बच्चों में होता है, दैट इज एटेनॉइड। अप टू द एज ऑफ 7 years वो ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। दिस इज ऑल्सो आर शोल्डर्स ऑफ आर सिस्टम। हुँ, तो हुँ, हुँ। पहला लाइन ऑफ डिफेंस इज टर्बिनेट, सेकेंड वन इज एटेनॉइड, थर्ड वन इज टॉन्सिल। वी ऑल नो द द टॉन्सिल टॉन्सिल। जो गले में हमें देखने को मिलते हैं। जी, जी। फिर जाके लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये नीचे जाके फिर लंग्स होते हैं। तो सोचो, नेचर ने इतना सारा सेफ गार्ड किया है कि हमारे लंग्स अफेक्ट ना करें। अब हुँ। सोचिए, ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सर्जरीज करा रखी हैं, एडेनॉइड की करा रखी है, टॉन्सिल की करा रखी है, और टर्बिनेट्स भी उनके सॉर्ट ऑफ, उनके उस टाइम पे टर्बिनेट की भी सर्जरी हुई थी जब ये सब हटाया गया था। तो क्या हो रहा है कि जब अब असर आ रहा है, जैसे हम तो वो पोल्यूटेड एयर तो ले ही रहे हैं, तो सबसे पहले लंग्स अफेक्ट कर रहे हैं। अब लंग्स में भी क्या हो रहा है कि सिकुड़न आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो रही है उसकी जो वॉल्स है हुँ, हुँ, एल्विलीज हुँ। में। तो क्या होता है कि सिकुड़न की वजह से वीजिंग साउंड आती है। आपको ऐसा लगेगा कि कल ही मेरे पास एक पेशेंट है, तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे, तो मैं सांस ले रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरी लंग्स तक सांस ही नहीं जा रही है, एंड शी हुँ, वॉज इन पैनिक स्टेट ऑफ हर माइंड। मैंने उनको बोला, पहली चीज, आपकी लंग्स बिल्कुल ठीक है, कोई वीजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज योर एंजाइटी विच इज मेकिंग यू फील सो। हुँ, हुँ। अब क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी तो बढ़ ही गए हैं, रेस्पिरेटरी में आई वुड से कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले अगर पोल्यूशन से आपको फाइट करना है
रेस्पिरेटरी के सिम्टम को लेके या गट इश्यूज को लेके, हाइड्रेट योरसेल्फ। आपकी बॉडी अगर वेल हाइड्रेटेड रहती है तो चांसेस आर देयर कि ये वाले जो पार्टिकुलेट मैटर वो आपके सिस्टम को अफेक्ट ही नहीं डालेंगे। पहला हो गया रेस्पिरेटरी जो अफेक्ट हो रहा है, दूसरा स्किन बहुत अफेक्ट हो रही है। ऐसे ऐसे लोग जिनको कभी एक्ने नहीं हुए थे, अब उनको एक्ने हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पता है बम्प बन जाता है। तो हेयर एंड देयर, चाहे उनके हॉर्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई अदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बाय एक्सपोजर उनको एक्ने का इशू आ रहा है। प्री मैच्योर एजिंग तो है ही है। होता क्या है कि इस तरीके के जब हम पॉल्यूटेंट्स इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस में जाएगी। ऑक्सीडेटिव जब स्ट्रेस बढ़ेगा शरीर का तो होता है कि फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, और उनके खिलाफ जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो कि फ्रूट्स में है, नट्स में, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ये सब चलते रहते हैं प्रोसेसेस। अगर फ्री रेडिकल बढ़ेंगे तो वो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर लाएंगे, वो बाल भी जल्दी उससे झड़ेंगे, और फाइन रिंकल्स हो गए, एक्ने हो गया, तो लीड्स टू एन नंबर ऑफ इश्यूज। तो स्किन भी हमारी स्टेक पे है, बाल का भी कैसे रह सकते हैं, आपकी ब्यूटी मेंटेन कैसे रह सकती है जब द अमाउंट ऑफ एयर यू आर इनहेलिंग एंड इट इज लाइक आपकी स्किन भी सांस लेती है। डू यू नो दैट स्किन इज अ, ऐसा बोला जाता है कि स्किन इज अ काइंड ऑफ थर्ड किडनी। अच्छा। हाँ, ये फिल्टर करता है, फिल्टर आउट करता है। हाँ। तो सांस लेती है, स्किन भी सांस लेती है। आपको पता है स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज मिलते हैं, वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ इरिटेशन, बिकॉज ऑफ जो हो रहा है पोल्यूशन की वजह से स्किन बैरियर ब्रेक हो रहा है। अब जब स्किन बैरियर ब्रेक हो रहा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एक्ने हो रहे हैं, अदर इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन, अर्टिकेरिया, ये भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। गट हेल्थ तो वो भी अफेक्ट है। कितने सारे बच्चों को अनएक्सप्लेन पेट में दर्द हो रहा है, कितने सारे लोगों को गट इश्यूज हो रहे हैं, उनको कभी नहीं थे वो इश्यूज, दे आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज। तो ये बहुत अलार्मिंग है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का जो वातावरण है वो सच में अब हमारी बॉडी के खिलाफ जाने लग गया है। इसकी वजह से अगर हम, हाँ, यहाँ मैं बोल रही हूँ कि वो लोग ब्लेस्ड हैं जो होम्योपैथी ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथी क्या करती है, आपकी सिस्टम में डिस्टर्बेंस नहीं लाती है। अच्छा। हाँ, वो बस आपको जैसे आप आ रहे हैं, किसी भी इश्यू के लिए आ रहे हैं, व्हाट वी विल डू, हम एक सिमिलर स्टिमुलस सिमिलर काइंड ऑफ सिम्पटम प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन तलाशते हैं। अगर वो मेडिसिन मिल जाती है, आपको सिस्टम में वो दी जाती है, तो इट डज़न्ट डिस्टर्ब योर एनीथिंग एल्स। वो क्या करता है, वो सिनर्जी में काम करता है। आपके सारे जो एक्सेस मैंने बताया, ब्रेन, गट एक्सेस, तो ये सारे जो चैनल है हमारे शरीर में जो ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं, चाहे हम उसे कंसेंट तो नहीं दे रहे हैं ना, हार्ट इज नॉट आस्किंग अस कि मैं आज काम कर लूँ, किडनीज आर नॉट आस्किंग अस, तो सब कुछ एक सिनर्जी में ऑटोमेटिक मोड में हो ही रहा है। तो होम्योपैथी क्या करती है, आपकी सिस्टम को मजबूत कर देती है। इसीलिए तो बोलते हैं होम्योपैथी आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देते हैं। तो चाहे वो पोल्यूशन के खिलाफ फाइट हो, चाहे वो किसी भी बीमारी के खिलाफ हो, आपको क्या चाहिए, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, इम्यून सिस्टम। एक इन्नेट इम्यूनिटी के साथ ही तो आप पैदा हुए हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑब्वियस सी बात है कि आप जिंदगी भर का एक प्रोसेस है। तो ये चीज है। तो होम्योपैथी ऑप्ट करने से चाहे वो पोल्यूशन का के खिलाफ जो फाइट है वो भी मजबूत होती है। इतनी सारे लोग हैं जो होम्योपैथिक दवाइयों के सहारे आराम से काम करने जा रहे हैं। दे नो कि ये दवाई मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, और सच में कर रही है। इतने सारे लोग खांसते हुए आते हैं, डीप कॉफ है, रात रात भर लोग जैसे लेटे उनको खांसी आ रही है, और इतना ज्यादा खांसते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कुछ निकलेगा, निकलता कुछ नहीं है। इट्स एंटायरली ड्राई कॉफ, इरिटेटिंग कॉफ। क्या करेंगे आप, कितने कफ सिरप्स लेंगे, देयर होम्योपैथी कम्स। और उसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है आज के टाइम एंड एज में। मैं देखती हूँ लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं, एक हफ्ते में खांसी ठीक। जो लोग 3-3 महीने से दिवाली ऑनवर्ड जब से पोल्यूशन बढ़ा तब से खांस रहे थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई। तो यहाँ पे हम तब देख पा रहे हैं जब हम एक राइट डॉक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं। हम कोई ओवर द काउंटर ड्रग की तलाश नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसी बात पे आऊँगी डॉक्टर आपसे। आपके पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको क्या विंडो देते हैं कि ये जैसे क्रोनिक कोई प्रॉब्लम से आए हैं, लाइक बहुत टाइम से परेशान हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, एलोपैथी और हर तरीके की दवाई उन्होंने ट्राई कर ली बट दे डिडंट फाइंड एनी सॉल्यूशन टू इट, तो फिर आपके पास आते आप पूरा उनका बनाएंगे, उनका एक प्रॉपर एक डिज़ाइन करेंगे उनके लिए, तो उसके बाद आप उनको कितना टाइमलाइन देते हैं कि इतने टाइम तक तो आपको दवाई लेनी है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस, और पेशेंट क्या लाइक सीरियसली इस चीज़ को अपनाते हैं और उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं?
100% अपनाते हैं। मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पे लोग तो होम्योपैथी फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। ओके। दे आस्क ओनली होम्योपैथी। यू वुड बी सरप्राइज टू नो, इतने छोटे छोटे पेरेंट्स के मम्मी पापा हैं, लोगों को लगता है कि बुखार है तो हुँ, वी हुँ। शुड रश टू एलोपैथिक डॉक्टर। नहीं, दे वुड आस्क अस कि मैम, इज देयर एनी मेडिसिन कि हमारे बच्चे की खांसी ठीक हो जाए, इज देयर एनी मेडिसिन कि बुखार ठीक हो जाए। दे आर आस्किंग होम्योपैथी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं करेगी, बहुत सेफ दवाइयाँ होती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपने ट्रीटमेंट प्लान की बात की, तो ट्रीटमेंट प्लान बहुत कस्टमाइज्ड रहता है, पर्सनलाइज्ड रहता है। अगर आप किसी एक्यूट बीमारी के लिए आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप हफ्ते 10 दिन में ठीक होके चले जाएंगे, एंड वी वुड नॉट आस्क यू कि आप बहुत लॉन्गर पैटर्न पे मेडिसिन लें। बट आपको दिख रहा है कि आपका एक पैटर्न सेट हो गया हुँ, है हुँ। कि आपको आज खांसी हुई, ठीक हो गई, 15 दिन बाद फिर होगी, फिर हो गई। फिर वो लंबा खिंचेगी। तो वहाँ पे हम बताते हैं कि देखो, एज पर द सिम्टम सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट, कि इट कुड टेक 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। अगर आप 3 से 6 महीने अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे विद होम्योपैथिक मेडिसिन, तो देयर आर चांसेस कि आप फिर बीमारी ना हो। और लोग हैं ऐसे जो उस चीज़ को समझते हैं, उस ट्रीटमेंट प्लान को ऑप्ट करते हैं और खुद के इम्यून सिस्टम को बैलेंस आउट करते हैं, और वो बाद में ब्लेस्ड रहते हैं। तो हर बीमारी का अपना अपना है। जैसे आप सोराइसिस है, ऐसे भी केसेस हैं जिनको वैक्सीन के बाद सोराइसिस ट्रिगर हुआ था, वो बहुत जल्दी ठीक हो गए, विद इन 2-3 मंथ्स क्योर्ड, और हुँ, अभी तक हुँ। वो नहीं आए कभी हुँ, हुँ। दोबारा सोराइसिस की कंडीशन को लेके। एंड पेशेंट्स आर देयर कि जिनको क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, मतलब उनको 15 साल से सोराइसिस है। तो ऑफ कोर्स अगर हम बोल रहे हैं कि आपको 1.5 से 2 साल लग सकता है, तो आपको सुनना तो पड़ेगा। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली होम्योपैथी को लेते हैं जिनको ऑलरेडी पता है उस बीमारी की गंभीरता। वो जानते हैं कि ये बीमारी अब जिंदगी के साथ रहने ही वाली है, तो उतना पेशेंस उनके अंदर होता है। और वो जानते हैं, उनको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योपैथी क्या है। आप इतनी सारी तमाम ऑइंटमेंट लगा लगा के जब थक जाते हो, आप मेडिसिन खा खा के जब थक जाते हो, आप अपनी पूरा स्लीप डिस्टर्ब कर चुके हो, गट हेल्थ आपकी पुअर हो चुकी है, तब होम्योपैथी आपके लिए पता है एक ब्लेसिंग की तरह निकल के आती हुँ। है। जब आप एक क्लासिक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप अपनी तमाम चीज़ें बताते हो, और वो आपको एक दवाई देते हैं। वो दवा आपको दिन में सिर्फ 3 बार या 4 बार पीनी है, और मेथड भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत माइल्ड लगता है। लोगों को लगता है कि मैम ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, क्योंकि वी हुँ। हैव बीन टेकिंग दिस मैन हुँ, हुँ, हुँ। दीज मैनी ड्रग्स, और सिर्फ एक दवा के अंदर वो पोटेंशियल है कि मुझे ठीक कर दे। एंड जब हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं, इतनी कम डोजेस से, इतने मिनिमम डोजेस से जब लोग ठीक हो रहे हैं, तो व्हाई आर वी नॉट टेकिंग होम्योपैथी एज अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट? हम क्यों वो zigzag राउट ले रहे हैं? व्हाई नॉट कमिंग स्ट्रेट टू होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर आवर सॉल्यूशन? हम पहले बीमारी को इतना बढ़ा लेते हैं, उसके बाद जब कहीं सॉल्यूशन नहीं नहीं मिल रहा मिलता है, है। फिर हम यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी डॉक्टर ने अगर सच्चाई बोल दी कि ये परेशानी 2 साल लेगी, तो वो तो सुनना ही पड़ेगा ना। और कोई रास्ता बचा ही और नहीं कोई है। रास्ता बचा नहीं है आपके पास। या तो डॉक्टर जैसे विटिलिगो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट उसका बोले कोई इलाज नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता है। तो होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट है? और सेम विटिलिगो के लिए आजकल बच्चों में विटिलिगो बहुत देखने को मिल रहा है, क्यों चाहे वो ऐसे? सेगमेंटल ऑटोम्यून। अच्छा। सिमिलरली सरप्राइजिंग टू दिस फैक्ट कि आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑटोम्यून के बारे में ही बात कर रहे हैं। जी। बीट psoriasis, बीट alopecia areata, be is vitiligo now. तो vitiligo is also exaggeration of your immune system attacking the melanocyte. melanocyte क्या होते हैं? रंग फॉर्म करने वाले जो हमारे मिलेनिन पिगमेंट है, यस। उसको जो सेल्स बनाते हैं वो मेलेनोसाइट्स हैं। हुँ। वो कम नहीं हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इट्स अ डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना। अब जो माइकल सोचिए। जैक्सन यस, इज़ द ग्रेट वो एग्ज़ाम्पल फॉर कभी इट। नहीं हो सकता। वो मतलब ऐसा बोला जाता है कि आप जो चीज़ खत्म हो गई वो कैसे पैदा कर लोगे? हुँ। आपको पता है होम्योपैथी में इतने सारे बच्चे जिनको विटिलिगो है, दे हैव ऑलरेडी क्योर्ड, और मतलब जो अभी ट्रीटमेंट प्रोसेस में है, दे आर गेटिंग क्योर्ड। वी हैव एन नंबर ऑफ केसेस जो ये दर्शाते हैं कि पावर होम्योपैथी क्या है। उसमें पता चलता है, वहीं तो हमें पता लग रहा है कि एविडेंस ही तो वो हमारे लिए है कि जब बच्चा आया और उसका विटिलिगो का पैच है, एक लड़की है उसकी यहाँ पे आंख पे विटिलिगो का पैच है, वो ठीक हो रही है, उसकी आंख में से उसकी जो स्किन है वो दोबारा से रीजनरेट हो रही है। जनरेट। अब सोचो, वहां पे मिलेनोसाइट्स रीजनरेट हो रहे हैं, वहां पे मिलेनिन पिगमेंट आ रहा है, तो वो स्किन जो कलर है वो आ रहा है, वापस आ रहा है। हुँ, हुँ। आपको पता है हमने किसी को भी लगाने का कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंटरनल मेडिसिन। और इंटरनल मेडिसिन कैसे सेलेक्ट हुई?
उसके जेनेटिक बेस पे, सच। उसकी पूरी हिस्ट्री पे, उसकी परिवार की हिस्ट्री पे, कौन कौन सी बीमारियां उसके परिवार में हैं, इन सब से आज के बच्चे की सफरिंग का और आज के बच्चे की दवाई का रिलेशन है। तो इनमें जो इतनी डीपर क्रॉनिक कंडीशन है, लाइफ लॉन्ग इश्यूज हैं, वहां पे रुक के, थम के, सुन के पेशेंट को उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को जान करके, एक पूरी जर्नी को जान करके जब दवा निकलती है, वो ताकत रखती है कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अदरवाइज तो फिर वही है, लगाते रहिए, चांसेस है हो तो गया तो हो गया ठीक, तो ठीक है, नहीं 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 हुआ हुआ तो तो नहीं हुआ। बट मैं ये बताना चाहती हूँ, विटलिगो का बहुत ही अच्छा इलाज है अगर आप जल्दी आते हैं। फिर वही है, सब पूरा जनरलाइज कर लिया, इतना फैल गया है, सारा प्रोसेस सब कुछ हो चुका है, जिगजैग राउट आप लेकर के आ रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि कितना होगा, इट्स कितना टू नहीं। लेट देन। एब्सोल्युटली टू लेट। चांसेस आर देयर कि हो जाएगा, बट बहुत स्लो होगा, बहुत ग्रेजुअल होगा। ओके। तो वो हमें भी मज़ा नहीं आता ना ट्रीट करने में। हमें क्या अच्छा लगता है कि हमने मेडिसिन दी, विद इन फ्यू मंथ्स स्किन आना शुरू हो जाएगी। पता है कैसे कैसे स्किन आती है, किसी किसी में ना डॉट डॉट करके आती है, और किसी किसी में जैसे अगर ये एक सर्कुलर पैच है माना, तो उसमें पेरिफेरी से स्किन आकर ऐसे मर्ज हो जाती है। वाओ, तो ब्यूटीफुल। वो देखने में जब हम बिफोर आफ्टर करते हैं ना पेशेंट की जर्नी का सी थ्रू, हम्म। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ पे और पढ़ने का मन करता है और रिसर्च करने का मन करता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी फार्मेसी में इतने सारे टूल्स हैं, और अगर हमें वो चलाने नहीं आते तो क्या। तो हमें हर दिन पढ़ते रहना पड़ता है और हर दिन सीखते रहना पड़ता है। इसीलिए तो जैसे आपने पूछा होम्योपैथी क्यों, होम्योपैथी इज आवर पैशन। हमें पता लग रहा है कि जो हम जान रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, वो कोई और नहीं देख पा रहा, मतलब बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, लिमिटेड ग्रुप देख पा रहा है। अगर आप आपके बच्चे को विटिलिगो से सफ़र करते हुए देख रहे हो और आपको लग रहा है जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। आपकी जल्दबाजी से पैसा बर्बाद हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। माइंडफुल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि विटिलिगो हुआ है, क्यों हुआ है, क्या परेशानी है, क्या कोई ऑइंटमेंट ऐसी ताकत रखेगा जो उसको स्किन को भर दे और वो परमानेंट रहे। अगर किसी ने किसी ऑइंटमेंट ने यहाँ का पैच भर दिया, वो दूसरी जगह आ जाएगा, वो तीसरी जगह आ जाएगा। अंदर से ही इट्स अ ठीक होना प्रोग्रेसिव जरूरी है। कंडीशन, यस। जब तक बीमारी अंदर से ठीक नहीं होगी, वो परमानेंट ठीक नहीं हो रही है। तो दैट्स द हमें ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, आई गेस। एब्सोल्युटली दैट्स अ, हमारे गूज़बम्प्स होते हैं जब हम ऐसे केसेस में देखते हैं कि ये है मजा जो हमने पढ़ा। और हम किसी की किसी की जिंदगी, जैसे एक बहुत पहले मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उसकी आंख के ऊपर यहाँ पे वाइट पैच था, एंड शी वाज ब्यूटिशियन। लोग उससे, आपको पता है किससे डिस्क्रिमिनेट करते, समाज में विटिलिगो को एक छुआछूत की बीमारी समझा जाता है। यस। और इसकी गंभीरता मैंने अपनी क्लिनिक से ही मुझे पता लगी कि ये बीमारी किस हद तक इंसान को परेशान कर सकती है। उसको यहाँ था, और वो बहुत अच्छी स्किल्ड ब्यूटिशियन थी। जब दो ब्यूटिशियन खड़े हुए हैं एंड जो क्लाइंट वुड कम, तो दे वुड नॉट चूज हर, दे वुड चूज समबडी एल्स बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। वो मेरे पास आती है, सिमिलर, उसने वो जिगजैग राउट लिया था एंड समबडी टोल्ड कि आप मैम को दिखा लो, सजेस्टेड हर। वो आती हैं एंड मैंने उसको पहले शी वाज लिटरली क्राइंग कि मैम पहले ये ठीक कर दो। उसके अदर भी बॉडी पार्ट्स में थे पर वो हिडन थे। मैंने बोला कि ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं दवा दूंगी और उसको बोलूंगी कि पहले आंख का ठीक करना, हाँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट राइट पॉसिबल। राइट। अच्छा, क्या होता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन को आप जो बोलोगे ना, सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, और वो कुछ भी सीख सकता है, वो बॉडी की हीलिंग को भी बदल सकता है। तो वो दिल से चाहती थी कि उसका ये वाला पैच, आँख के ऊपर का जो पैच है, वो सबसे पहले ठीक हो। और आपको पता है कि 3, 4, 5 महीने के बाद जब स्किन भरना शुरू हुई, सबसे पहले उसकी आँख में ऐसे करके स्किन सेल्स आना स्टार्ट हुए, और उस मतलब मेलेनोसाइट भरा, और उसके बाद वो पूरा पैच कवर अप हो गया। वाओ। तो वहां से मुझे ये पता लगा कि आप जो सच में दिल से चाहते हो ना, आपकी बॉडी की हीलिंग भी उसी डायरेक्शन में होती है। तो अब मेरे पास जो भी आता है और कहता है कि मैं पहले इसको प्रायोरिटाइज करो, तो मैं कहती हूँ मेरा तो पता नहीं, आप मैनिफेस्ट करो कि ये पहले प्रायोरिटाइज हो जाए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हम खुद चाहते, कलेक्टिव, जब आप किसी एक केस में ना, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर somebody is meeting me and ये इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद डॉक्टर एंड पेशेंट। आप किसी भी क्रॉनिक बीमारी के लिए आते हो तो एक पार्ट बन जाते हो, हम आपके साथ उस जर्नी का एक हिस्सा बन जाते हैं।
आप समझ रहे हो आपको हम्म, क्या खाना है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको तनाव दे सकती हैं, सब आपको देन एंड देयर गाइड करते हुए चलना होता है। तब जाके हम और आपको वो रिजल्ट मिलते हैं जो हम सच में चाहते हैं। यू लाइक अ कंप्लीट हीलर फॉर देम। हाँ हाँ, समवॉट समवॉट। बिकॉज़ सिर्फ़ दवाई तो एक चीज़ होती है, बट लाइक एक होलिस्टिक अप्रोच लेके हर भी ट्रीट करना एब्सोल्युटली पेशेंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इट इज़। क्योंकि दवा लेकर हाँ, के चला गया तो दवा जी। तो वो मार्केट से भी खरीद सकता है। राइट, राइट, वही। ओवर अ काउंटर कितनी सारी दवाइयाँ हैं, हुँ, नहीं हुँ। काम करती है ना। जब मैं बीमार होती थी, आई रिमेंबर, मैं अगर अपने किसी टीचर के यहाँ जा रही हूँ तो मैं हमेशा बोलती थी, अगर वो मुझे आर्सेनिक दे रहे हैं तो मुझे पता होता था कि वो मुझे आर्सेनिक दे रहे हैं, मैं प्रेफर करूंगी कि वो अपनी फार्मेसी से बना करके दें। अच्छा। मुझे नहीं पता वो मेरा परसेप्शन था क्या, मुझे लगता था कि अगर ये मुझे बनाकर हुँ, देंगे तो उसमें मेडिसिन से बियॉन्ड कुछ होगा एंड हुँ। वो मुझे जल्दी हील करेगा। आर्सेनिक तो मेरे पास भी है हाँ। बट आई वुड प्रेफर कि मेरे सर बना करके दे और अपनी फार्मेसी से बना करके दे, क्योंकि वो जहाँ पे वो एक तरीके से एनवायरनमेंट है जहाँ हुँ, हीलिंग हो रही है, एक्चुअली वहाँ का ऑरा ही एकदम बदल जाता है। लोग आते हैं कि एंटर होते हैं, उनको लगता है कि मैम बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे। राइट, वो राइट। इसलिए है ना क्योंकि इंटेंशंस आर प्योर। वी हाँ। रियली वांट यू टू गेट क्योर्ड। आप हंसते हुए जाओ, आप जो जिस चीज के लिए, जिस बीमारी के लिए हमें अप्रोच कर रहे थे, अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हुँ, इट्स अ बिग थिंग एंड हुँ, इट रियली मेक्स आवर डे। हम भी अगर अपने परिवार और अपने बच्चों को छोड़ करके अगर आपके लिए बैठे हैं तो उसकी जो पायसनेस है, उसकी जो ब्यूटी है, वो अनमैचेबल है। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, पीसीओडी जी जी व्हिच इज़ वेरी कॉमन इन जी। वुमेन आज के टाइम पे। सो इसका क्या कॉमन कॉज़ है और इज़ इट ट्रीटेबल? पीसीओडी इज ट्रीटेबल बिकॉज इज लाइफस्टाइल इशू। हुँ, हुँ। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि देखिए, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड अनदर टर्म इज पीसीओएस, दैट इज सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हुँ, डिजीज को, इसको पीसीओडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत शुरुआती दौर की परेशानी है। अगर कोई लड़की एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक है, ओवरली एंशियस माइंड है, कुछ बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस को शरीर के अंदर। हुँ, अब अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस शुरुआती स्टेज का है तो वो एक बीमारी को पैदा करता है जिसको बोलते हैं ओवेरियन डिजीज, सिस्टिक हुँ, ओवेरियन डिजीज। होता क्या है कि एक साइकिल है फीमेल की 28 डेज की, वी ऑल नो कि हुँ, मेंस्ट्रुअल एक साइकिल है, उसके अलग अलग फेजेस हैं। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्या होता है कि जब भी लड़की पैदा होती है, मदर्स वुम में 7th वीक के अराउंड उसके ओवरीज डेवलप होने लगती है और उसमें अच्छा। फॉलिकल्स, एक सेट ऑफ फॉलिकल के साथ वो आती है, ये समझ लो। जब वो पैदा होती है तो वो जो प्रोसेस है ना, मियोसिस माइटोसिस, वो थोड़ा अरेस्ट हो जाता है। फिर वो अरेस्ट रहता है टिल द टाइम वो उसको पीरियड, पहला पीरियड आएगा। तो एक सेट ऑफ अंडे हैं, अगर मैं आम भाषा में बताऊं, जिसके साथ वो पैदा हुई है। हुँ, ठीक है। और फॉलिकल क्या है, एक सैक है। जैसे मोती के सीप के अंदर मोती, ऐसी फॉलिकल के अंदर अंडे हैं छोटे छोटे। अब हर फॉलिकल पोटेंशियल रख रहा है, वो एक एग रिलीज करेगा। हुँ, गेटिंग माय पर पॉइंट? मंथ, हाँ। यस। अब क्या होता है कि जैसे हार्मोन्स का कुछ सेट ऑफ हार्मोन बनते हैं, तो एक इनमें से लगभग 7-8 फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। उनमें से एक फॉलिकल कोई बहुत बड़ा बनेगा, जिसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, वो एग रिलीज करेगा 14th हुँ, डे, जो हमें पता है। उसके बाद जब उसे स्पर्म नहीं मिलेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो डीजनरेट होगा। और हुँ, उसके बाद कुछ ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जिसकी वजह से इनर लाइनिंग वो डिस्टर्ब होगी और वहां से पीरियड्स। वो डीजनरेट होके खत्म होके चला हुँ, जाएगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। हुँ, तो आप देख रहे हो कि कितना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। हुँ, एवरी सिंगल डे फीमेल बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो उसे मेंस्ट्रुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हुँ, आप सोचिए, पीसीओडी में क्या होता है, फॉलिकल्स स्टिमुलेट तो हुए, पर इतने हॉर्मोन्स थे ही नहीं कि वो एक कोई बड़ा हो पाता, एक में से कोई एग रिलीज हो पाता। तो सोचो, जो 7-8-10 जो स्टिमुलेट तो हुए, वो वहीं अटक के रह जाते हैं। वो फूले, काइंड ऑफ सिस्ट बनी। हुँ, सिस्ट क्या, उसके अंदर फ्लूइड है, बट उनमें से कोई इतना बड़ा हो ही नहीं पाया कि वो एग रिलीज आउट करे। हुँ, हुँ, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर में ज्यादा है इसलिए बोलते हैं पॉली। वो सिस्टिक फॉर्म में है, मीन्स उसके अंदर फ्लूइड भरा पॉलीसिस्ट। हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिस्टिक, और वो डिजीज है। तो क्या होता है कि सबसे पहले प्राइमरीली हम बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो,
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल का मतलब शुगर कम खाओ, वॉक करो आधा घंटा, कोई भी एक्सरसाइज, डांसिंग, कुड बी एनीथिंग। स्ट्रेस को कंट्रोल करो, लिमिट करो कि भाई जो जो चीज़ें तुम्हें पता लग रहा है कि आप इन चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हो, अवॉइड दैट ट्रिगर्स, दोज ट्रिगर्स। थर्ड ये होता है कि अगर आप माइंडफुल होके अपनी लाइफ जीते हो, मीन्स यू आर सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड, एंड आपको आईपिल्स बार बार यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ओसीपीज यूज कर तो आपको पता है एक बार यूजेस से कितनी ज्यादा साइकिल्स आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो यूजेस पता है कि नहीं करना चाहिए, कि अगर एक बार यूज हुआ तो हाउ मेनी साइकिल्स आर गोइंग टू Getting डिस्टर्ब disturbed, इन yeah. फ्यूचर। तो एक गलती कितना बड़ा सजा। तो औरत की चूंकि हॉर्मोन्स कॉम्प्लेक्स हैं, एंड nobody else would understand, you need to understand कि आपके हॉर्मोन्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो वहां पे अटैक डाले। एंड why female are female? Because of uterus, because of ovaries, because of this phenomena, which itself is a beautiful thing। और पीरियड रेगुलर होना औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हार्ट अटैक ऑल्सो। अच्छा, तो पीसीओडी में क्या होता है, ये सारी चीजें तो डिस्टर्ब हो हो गई। गई है। आपको पता है, अगर हम यहाँ नहीं संभले, हमने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया, और हमने हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मींस पीरियड नहीं आ रहे, हमने ध्यान नहीं दिया, 2-2 3-3 महीने साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, देन बीमारी अपना सेकेंड फेज लेगी। अब वो सिर्फ ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रह गई, अब वो एंटायर सिस्टम को अफेक्ट करने लगेगी, जिसमें आपको चांसेस आते हैं कि आपको शुगर होने की संभावना है, मीन्स डायबिटीज होने के आपको चांसेस बढ़ जाएंगे। बीपी फ्लक्चुएट होगा, बीपी हाई बीपी की तरफ आप जाने लगेंगे। मूड स्विंग एक्सेसिव होंगे, लो हो रहा है, डिप्रेसिव स्टेट है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। हिर्सुटिज्म, बाल आएंगे ऐसे ऐसे पार्ट ऑफ द बॉडी पे जहाँ पे अनचाहे बालों का आना, वो एक उसका एक रीजन है। एक्ने, जॉ लाइन पे बहुत सारे एक्ने देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी पूरी स्किन के टेक्सचर को बदल रहा है। ज्यादा ऑयल ग्लैंड से सीबम सेक्रेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे एक्ने देखने को मिल रहे हैं, तो एंटायर सिस्टम अफेक्ट कर गया। तो एक बीमारी सोचिए, हार्मोनल इम्बैलेंस से शुरू हुआ था, पीरियड की इरेगुलरिटी से शुरू होकर के आज वो आपको डायबिटीज तक लेके जा रहा है। Isn't it a serious matter? Right. तो अगर हमने पीसीओडी को फिक्स कर लिया, तो ऑफ कोर्स हम पहली बात तो पीसीओएस को प्रिवेंट कर गए, कि हम आगे की स्टेज में जाएंगे ही नहीं। तो आपको फिर अननेसेसरीली शुगर नहीं हो रहा, आप समझ रहे। तो आप अगर डायरेक्टली होम्योपैथ के पास आते हैं ना, तो हम कुछ ऐसी चीजें नहीं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम मेरे को 3 महीने से पीरियड नहीं हुए, तो मैं बोलती हूँ आई डोंट हैव एनीथिंग कि जो मैं दूंगी और आपको तुरंत पीरियड हो जाएंगे। नहीं है, हम इस साइकिल को फिक्स कर सकते हैं, जो आपका रूटीनिक एक एक होता है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, तो उस हर एक फेज की अपनी एक ब्यूटी है। जब तक वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, तब तक झूठे पीरियड लाके आपको करना क्या। आपकी बॉडी अगर नेचुरली मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही है, दैट्स ओके। आप नॉन इन्वेजिव मेथड्स लीजिए, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जंक लिमिट कर सकते हैं, एक्सेस शुगर बंद कर सकते हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। लॉट ऑफ फैक्टर्स आते हैं, वो आपके पीरियड्स नेचुरल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप होम्योपैथिक हेल्प लेते हो ना, तो ये प्रोसेस आसान हो जाता है। आप समझ रहे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस में होम्योपैथी, सिंपल। तो इट कैन क्योर इट, एंड एन नंबर ऑफ केसेस हैज ऑलरेडी बीन क्योर्ड। आज उनके बच्चे भी हैं। ओ वाह। जी जी। तो डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हम एक कॉमन प्रॉब्लम समझ के चल रहे हैं, लेकिन इतना इन डेप्थ हमारे अंदर ये आ चुकी है कि हम समझने को ही तैयार नहीं, कि हमें लगता है कि ठीक है, तो हम पार्ट ऑफ द लाइफ है और हम बस उसके साथ चलते जा रहे हैं। तो अब हम कुछ फन क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज हमने बहुत सीरियस क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। तो हेयर फॉल अगर हम देखें, तो इज इट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी? बोथ। होम्योपैथी मेडिसिन, they are said as sugar pills. No. So is it true or false? Sugar pills are just a vehicle. Medicine actually comes तो ये in मिसकंसेप्शन dilution. हम कैसे दूर करें लोगों के दिमाग से कि दिस इज नॉट अ शुगर पिल्स एंड इट इज एक्चुअली समथिंग जो आपका परमानेंट अंदर से इलाज करता है?
शुगर पिल्स वाला तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि जो हमसे मेडिसिन ले रहे हैं वो जानते हैं कि वी प्रोवाइड मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म। होम्योपैथिक डाइल्यूशन लिक्विड में ही बनते हैं। जो भी डॉक्टर्स वो पिल्स यूज करते हैं, गोलियां, हम्म, वो उसमें मेडिसिन डाल करके दी जाती है। तो जी, मेडिसिन एक्चुअली लिक्विड में इट्स ही लिक्विड होती है, है। यस। वो व्हीकल है, वो एक माध्यम है मेडिसिन को देने का। हमारे जो गट इश्यूज है, हम्म, इज इट बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ फूड चॉइसेस, और इट इज समथिंग मोर डीप? समथिंग मोर डीप। हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं, इज इट स्ट्रेस और लाइफस्टाइल? बोथ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर सच इंसाइटफुल गाइडेंस। अब हमारे व्यूअर्स को कुछ एक लास्ट लाइन ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे अबाउट ऑल द ट्रीटमेंट्स, या फिर अबाउट समथिंग अबाउट होम्योपैथी जो उनको पता नहीं है, उनको जानना ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, होम्योपैथी बहुत ही अच्छी साइंस है, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसकी बेनिफिशियरी हूँ। जब आप होम्योपैथी किसी ऐसी बीमारी के लिए लेते हैं जहाँ पे एक्चुअल सफरिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोराइसिस है, एक्जिमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, विटिलिगो है, या हेयर में अगर बात की जाए तो एलोपेशिया एरियाटा है, आपको वहाँ पे उसका जो वंडरफुल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, बट हाँ, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होगा कि इन सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए हम सुपरफिशियल अप्रोच रखें। ये बीमारियां चूंकि लाइफ लॉन्ग हैं, और आमतौर पे ये ऑटोइम्यून कंडीशन है, चाहे वो थायराइड हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन फर्स्ट। हमारे लिए समझाया जाता है कि जो बीमार इंसान है उसके डेप्थ तक जाइए। वी ट्रीट मैन इन डिजीज रादर देन डिजीज इन मैन। यानी कि वो इंसान जो कि इन बीमारियों से सफ़र कर रहा है, उसकी लाइफ जर्नी कैसी रही है, बचपन में वो कैसा था, उसको हालातों ने किस तरीके से चेंज किया, उसकी ज़िंदगी में जो जो घटनाएं थी उसने उसको इमोशनल तौर पे, फिजिकल तौर पे किस तरीके से बदला है। हमें वो बदलाव के अकॉर्डिंग जब हम दवाई का सेलेक्ट करते हैं, दवाई का सिलेक्शन करते हैं, तो वो इंसान जड़ से सही हो जाता है। क्योंकि जो बीमारियां हैं ना, उसकी जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी में, हमारे इमोशंस में ही है। और अगर हम उनको समझ के जब दवाई का सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम इंसान को हमेशा हमेशा के लिए और परमानेंट ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर रूपम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। मैं हमारे व्यूअर्स को बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि बॉडी हमेशा सिग्नल्स देता है, जी। सिग्नल्स को समझिए। जो भी आपकी गट हेल्थ है, आपकी हार्मोनल इश्यूज़ है, पोल्यूशन की वजह से कुछ हो रहा है, तो हर किसी चीज़ में बॉडी आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ। अगर आपने इग्नोर किया तो इट मल्टीप्लाइज इनटू अ मच बिगर प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। और बस आपकी बीमारियों को एक क्विक और फिक्स मत कीजिए आप। अंदर से उसको ठीक करना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट आप डॉक्टर रूपम के पास जाइए, और वो आपकी जो बीमारियां हैं वो जड़ से ठीक करेंगे, एंड आपके प्रॉब्लम्स को बोलते हैं ना कि परमानेंटली मिटा देंगे, जिसके लिए लेकिन वो बार बार वो रिपीट नहीं होंगे। एक पैटर्न जो रिपीट होता है आपकी लाइफ में वो नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू सो एंड मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपने गाइड किया। मैं भी आपके पास आऊँगी, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है मुझे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। सो थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डॉक्टर रूपम को कनेक्ट कर सकते हैं, हम एपिसोड के बाद उनके इंस्टा हैंडल और उनकी लिंक्स हम देंगे, जहाँ से आप उन्हें कनेक्ट करें, उनके पास आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं विद अनदर गेस्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एट अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, एंड सी यू सून।